हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रकरण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तो यह हमारा पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 के वीडियो में हमने 8 तक क्वेश्चनों का आंसर समझा दिया है। भाई देखते हैं पार्ट 2 की वीडियो में प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर एंजाइम को वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। तो उत्तर देखिए, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब किसी डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, यानी जब किसी डीएनए का कोई खंड प्रतिकृतियन अनुक्रम से जुड़ जाता है, इसके खंड से जुड़ जाता है, तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। औरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता भी होती है जो आरूपांतरणों की पहचान एवं उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरण की चयनात्मक वृद्धि होने दे। ये क्या होता है? जो अरूपांतरण, जो रूपांतरित नहीं होते, उनकी पहचान करता है और उन्हें समाप्त करता है। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक है क्या? प्रतिकृतियन का उद्भव, दूसरा है बायोरिएक्टर, तीसरा अनुप्राह संसाधन। तो उत्तर देखिए, नंबर 1 प्रतिकृतियन का उद्भव। यह वह अनुक्रम है जहां प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जब बाहरी डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ता है या जुड़ जाता है, तब प्रतिकृति कर सकता है। एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में सामान्यतया एक प्रतिकृतियन स्थल होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए में एक से अधिक प्रतिकृतियन स्थल होते हैं। अगला है देखिए, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, बेस्ट एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। आगे देखिए, सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर बिडोलन स्टीडिंग प्रकार का होता है। बिडोलन हौज रिएक्टर सामान्यतया बेलनाकार होते हैं या इनमें घुमावदार आधार होता है, जिससे रिएक्टर के अंदर की सामग्री को मिश्रण में सहायता मिलती है, यानी मिलाने में सहायता मिलती है। बिडोलन प्रतिकारक के अंदर की सामग्री को मिश्रण करने के साथ साथ प्रतिकारक में सभी जगह ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है? मिश्रण को मिलाने के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराता है। क्या? बिडोलक जो होता है। प्रत्येक जीव प्रतिकारक रिएक्टर में एक प्रक्षोभक यंत्र होता है। इसके अतिरिक्त उसमें ऑक्सीजन प्रदाय यंत्र, झाग नियंत्रण यंत्र, तापक्रम नियंत्रण यंत्र, पीएच नियंत्रण यंत्र होता है। प्रतिक्रिया नियंत्रण तंत्र तथा प्रतिचयन द्वारा होता है, जिससे समय समय पर संवर्धित उत्पाद की थोड़ी मात्रा निकाली जा सकती है। अब देखिए अगला क्या है? अनुप्रवाह संसाधन। तीसरा नंबर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व उसे कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। जो चीजें जैव प्रौद्योगिकी से तैयार होती हैं, उत्पाद को बाजार में बेचने से पहले उसे कई क्रियाओं से गुजारा जाता है। इन प्रक्रमों को पृथक्करण एवं शोध सम्मिलित है। इसमें देखिए, पृथक्करण का मतलब होता है जैसे कि किसी सामान को अलग अलग करना है, तो ये भी शामिल है। शोधन सम्मिलित मतलब कोई सामान खराब है तो उसको सही किया जाता है, और इसे सामूहिक रूप से अनुप्राह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षण के साथ संरूपित किया जाता है। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारा जाता है। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण अलग अलग उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग उत्पाद के लिए, जैसे दवाओं के लिए तो क्या होता है? चिकित्सीय होता है, और किसी जो उत्पाद जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से उसे अलग अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या है? संक्षेप में बताइए। न का है पीसीआर, खा है प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए, और गा है काइटिनेज। तो देखिए,
पीसीआर क्या होता है? देखिए उत्तर, पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर में मुख्य तीन चरण होते हैं। नंबर 1 निष्क्रियकरण, तपानुशीलता या तपानुशीलन, और तीसरा है विस्तार। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। तपानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतया 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसे इस तापमान पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है, जो 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुणा तक परिवर्धित किया जा सकता है, मतलब 1 अरब गुणा तक क्या है परिवर्धित किया जा सकता है। आगे देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में डीएनए के अतिरिक्त उपकर्मकों एंजाइम टैंक, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइमेथाइल सल्फर ऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। उपकर्मकों को 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है, एक 5 से 3 की ओर जाने के लिए और एक 3 से 5 की ओर जाने के लिए। प्राइमर से छोटे रासायनिक संश्लेषित अन्य न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। पीसीआर का उपयोग इस प्रकार से है। देखिए क्या किस प्रकार से पीसीआर का उपयोग, रोगाणुओं की पहचान में, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पादप रोगाणुओं का पता लगाने में, विलुप्त जीवों तथा मनुष्यों के मम्मी अवशेष से डीएनए खंड के क्लोनिंग में। अब देखिए खा ऑप्शन क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है, जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है डीएनए को काटता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहलाता है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। ये जीवाणुओं के 230 अधिक प्रभेदों से अलग किए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रमों को पहचानते हैं। आगे देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम डबल स्ट्रैंड डीएनए को खंडित करता है। ये एंजाइम डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है, जैसे एंजाइम ECORI प्लाज्मिड अनुक्रम, GAATTC को G और A के मध्य काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण में परस्परमानुसार नाम का पहला शब्द वंश एवं दूसरा और तीसरा शब्द पर केंद्र की कोशिकाएं की जाति से लिया जाता है, जिनसे ये पृथक किए गए हैं। जैसे कि ECORI को E. कोलाई और RY13 से प्राप्त किया गया है। ECORI में वर्ड RY प्रभेद से लिया गया है। गा ऑप्शन देखिए क्या है, काइटिनेज। इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ बृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा एवं पॉलीसेकेराइड बाहर निकलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित के बीच कैसे भेद हैं। का है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए, खा है आरएनए और डीएनए, और गा है एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं तीनों को। पहले देखिए क्या है का प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। तो देखिए एक तरफ हमारा है प्लाज्मिड डीएनए, दूसरी तरफ है गुणसूत्रीय डीएनए। देखिए प्लाज्मिड डीएनए में पहला नंबर क्या है, प्लाज्मिड गोलाकार बाह्य डीएनए होता है जो स्वतः प्रतिकृति करता है। प्राकृतिक रूप से ये बैक्टीरिया ईस्ट में पाए जाते हैं। और गुणसूत्रीय में देखिए अभिज्ञान स्थल सहित अनुक्रम गुणसूत्रीय डीएनए सभी जीवों के गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड में देखिए दूसरा नंबर, समान वृद्धि एवं विभाजन के लिए यह आवश्यक नहीं है। जो प्लाज्मिड डीएनए है ये समान वृद्धि एवं विभाजन के लिए आवश्यक नहीं है, और गुणसूत्रीय डीएनए जो है वृद्धि तथा विभाजन के लिए आवश्यक होता है।
प्लाज्मिड डीएनए देखिए, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, इसमें कोशिका के कुछ गुणों की सूचना निहित रहती है और गुणसूत्रीय डीएनए में इसमें सभी गुणों की सूचना निहित रहती है। आगे देखिए खा नंबर, आरएनए तथा डीएनए में अंतर। देखिए एक तरफ हमारा है आरएनए, एक तरफ है डीएनए। तो देखिए आरएनए का यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिका में पाया जाता है और डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका द्रव्य में भी स्थित माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में भी पाया जाता है। और देखिए आरएनए, इसमें राइबोसोम शर्करा होती है। आरएनए में क्या होती है, राइबोसोम शर्करा होती है और डीएनए में इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है। और देखिए आरएनए में इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है और डीएनए में इसमें थाइमिन बेस होता है या थाइमिन बेस पर पाया जाता है। देखिए आरएनए में यह कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं देता है एवं मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण करता है और डीएनए में देखिए यह सदैव आनुवांशिक सूचनाएं देता है। और देखिए आरएनए में इसका आकार इकहरी कुंडलिनी जैसा होता है और डीएनए में देखिए इसका आकार दोहरी कुंडली जैसा होता है। देखिए डीएनए का आकार इस प्रकार से दोहरी कुंडली जैसा होता है। अब आगे देखिए ग नंबर क्या है, एक्सोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस में अंतर। तो देखिए एक तरफ हमारा है एक्सोन्यूक्लियस, एक तरफ है एंडोन्यूक्लियस। तो देखिए एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड खंडों को अलग करता है और जो एंडोन्यूक्लियस है ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर काटता है। विशिष्ट स्थानों पर क्या करता है, इसे काटता है, खंडित करता है, जो होता है एंडोन्यूक्लियस। और जो एक्सोन्यूक्लियस होता है क्या होता है, डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड खंडों को अलग करता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।